हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब ठीक होंगे। आज हम दो बैलों की कथा का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और पहला पार्ट जो है मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये उसी का दूसरा पार्ट है। आगे देखेंगे हम। जब वह दोनों हीरा और मोती जो है अपना पेट भर के मटर के खेत से चर के दूसरी वहीं पर खेलने लगे, और उन्होंने फिर देखा कि अरे यह क्या, कोई सांड ढोकता आज चला आ रहा है। और जैसे ही वो आपस में खेल रहे थे तो वहाँ पर सामने से एक सांड जो है आ रहा था। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, और उन्होंने देखा कि वह तो बहुत बड़ा है, हाथी के समान है। उन्होंने जिससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान नहीं बच सकती। अब दोनों में मूक भाषा में बातें होने लगी। सांड क्या था, बहुत बड़ा था, और उन्होंने कहा कि उससे भिड़ते हैं तो भी वो हमें मार डालेगा, और नहीं भिड़ते हैं तो भी वो हमें मारेगा। इन्हीं की तरफ आ रहा है, भी आ रहा है। इतनी भयंकर सूरत, मतलब बहुत बड़ा था। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचे कि कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। हमारी जो है विनती नहीं सुनेगा, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, और वह अपने घमंड में आ रहा है। भाग क्यों न चलें। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाग चलते हैं। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। यहाँ पर देखो, वो क्या सोचने लगे कि अगर हम भागेंगे तो ये हमारी कायरता होगी, इसलिए उससे डट कर सामना करना चाहिए। तो फिर यहीं मरो। दूसरा बोला कि यहीं मरो। बंदा 9-2-11 हो गया। यहाँ पर 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, यहाँ पर एक मुहावरा है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो। फिर वह कोई और उपाय सोचने लगे। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगीदता हूँ, तुम पीछे से रंगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अब दोनों में मूक भाषा में बातें होने लगी कि हम कोई उपाय करते हैं, मैं आगे से मारूंगा और तुम पीछे से, तो वह अपने आप ही भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट पर सींग उछेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। अब दोनों जो है प्लान बनाने लगे। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। जान हथेली पर लेना मतलब अपनी जान गंवाने का भी उनको डर था। और सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह सांड भी जो है 2-2 जवान बैलों के साथ लड़ने का उसको भी तरीका नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। वह तो एक ही के साथ लड़ने का आदी था। यूं ही हीरा पर झपटा। मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। दोनों ने आपस में पहले ही बातें कर ली थी, और जैसे उसको मारता तो वो दूसरा मारता। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध से आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। जो सांड था वह बहुत भागते रहा, और उसके बाद वह गिर पड़ा, क्योंकि दोनों बैलों ने उसे बहुत मारा था। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। दोनों ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। अब दोनों जो है सांकेतिक भाषा में इशारों से बातें करने लगे कि मेरा तो जी चाहता है। मोती बोलने लगा कि मेरा तो जी चाहता है कि बच्चे को मार डाल। हीरा ने तिरस्कार
किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। हीरा ने फिर उन्हें समझाया, मोती को समझाया कि गिरे हुए अगर वह गिरा हुआ अगर शत्रु भी है तो उसको भी नहीं मारना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। पहले कुछ खा, अब घर कैसे पहुँचेंगे यह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है और तो लौट पड़ा। फंसने तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब वहाँ पर जो है दोबारा से मटर के खेत में चले गए और दोनों वहाँ पकड़े गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस क्या था? जहाँ पर आवारा पशुओं को बांध के रखा जाता था, उसे कांजी हाउस बोला जाता था और वहाँ पर उनकी हाजिरी भी ली जाती थी। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब यहाँ पर उनको जो है गया की घर की भी याद आने लगी। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे। किसी के सामने चारा न था। वहाँ पर जो है जो आवारा थे पशु उनको बांधा जाता था और उनको जब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, जो है बिना भूख के मारे जो है ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाते ताकते रहे पर कोई चारा लेकर नहीं आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, पर उस नमकीन मिट्टी से उन्हें क्या पेट भरता। और रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया और फिर तो उसका जो है सारा साहस बढ़ गया। उन्होंने क्या किया कि धीरे से एक दीवार पर मारी और उससे मिट्टी थोड़ा गिर गई और उनको साहस मिल गया, हिम्मत मिली और उन्होंने इससे दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। और फिर दोनों ने क्या किया, दौड़ दौड़ कर आए और उन पर मारते रहे। थोड़ा थोड़ा वह गिरने लगा। उसी समय काजी हास का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकल आया। हीरा का उद्यतपन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी दिए, उसे और मारा और मोटी रस्सी से बांध डाला। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार डाल दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। फिर वो बोलने लगे कि ऐसा क्यों किया हमने जो फिर से बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर बोलने लगे, अगर मर भी जाएंगे तो फिर भी हम जो है उस पर मारते रहेंगे और दीवार को गिरा करके ही रहेंगे, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। कितने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं, किसी के शरीर में जो है जान नहीं है। 2-4 दिन और इसी हालत में
यही हाल में रहा तो सब मर जाएंगे। तो उनको औरों की भी जो थी बहुत चिंता थी और बोलने लगे कि अगर ऐसे ही हम रहेंगे तो और भी यहाँ सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटों की जोर आजमाई के बाद दीवार के ऊपर लगभग 1 हाथ गिरी। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था ही कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। जो सब मरे हुए पड़े थे उनमें जो है जान आ गई जैसी दीवार गिरी, और घोड़ियां 3 घोड़ियां तो सरपट से वहाँ से भाग निकली। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। क्योंकि गधे जो है बहुत सीधे होते हैं और उनको लगा कि अगर पकड़े गए फिर बदनामी है, इससे अच्छा यहीं पर पड़े रहें। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक अड़े खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाएगी। जब उसकी रस्सी नहीं खुली, मोती ने अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था और फिर हीरा की जो रस्सी नहीं खुली तो हीरा बोलने लगा कि तुम तो भाग जाओ, मैं यहीं पड़ा रहूँगा, शायद अगली बार कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? देखिए यहाँ पर कितना सुंदर यहाँ पर चित्रण किया है, वर्णन किया है प्रेमचंद जी ने कि किसी को भी स्वार्थपन नहीं होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो दोनों विपत्ति में हो या सुख में हो, कहीं पर भी हो, एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। इन बैलों के माध्यम से हमें यह भी समझाया गया है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। उस हाउस से जो है, उस काजी हाउस से उनको भी बाहर किया और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही, सवेरे होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध लिया गया। अब सवेरे होते ही जब चौकीदार उनकी हाजिरी लेने आया और उनको पता चला कि यहाँ से जानवर जा चुके हैं, तो उन्होंने उन बैलों को खूब मारा। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक दिन का भी उनको नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता। एक सप्ताह तक दोनों वहीं बंधे रहे और दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि वह अब उठ भी नहीं सकते थे। टहनियाँ निकल गई, उनकी जो सारी अकड़ थी वह पूरी निकल गई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए
और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते ही मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। अब वह दोनों जो है बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनके लिए जो भी उन्हें देखने चाह रहा था वह बहुत मुंह फेर के चला जा रहा था। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। अब दोनों जो है कांप उठे कि यह आदमी कौन है और हमें क्यों टटोल रहा है, क्यों देख रहा है। और हीरा बोलने लगा कि गया के घर से बहुत गलत भागे, न अब जान न बचेगी। अब दोनों सोचने लगे कि हमें मार दिया जाएगा। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर कोई दया नहीं आती। अब जो है वह दोनों भगवान को भी याद करने लगे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम में आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। दोनों बैल जो है बहुत काँप रहे थे डर के मारे। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे और वह बहुत दुर्बल हो चुके थे और उनके शरीर में बहुत कुछ भी ताकत न बची थी। पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग चले जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गया बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अब रास्ते में उन्होंने जानवरों को देखा, कोई उछल रहे थे, कूद रहे थे, प्रसन्न थे। वह क्या थे, खाए पिए थे। तो बैलों को अपने पर दया आ रही थी कि वो सोच रहे थे कैसे स्वार्थी हैं, हमारे बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। तो उन्होंने सोचा कि यह रास्ता तो क्या है, राह मतलब रास्ता, यह रास्ता जो है कुछ परिचित लगता है, जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लोग अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब उन्हें याद आने लगी। अपनी दुर्बलता को छोड़ दिया और वह भागते चले गए। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखकर ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। अब उन्होंने क्या किया, दौड़ दौड़ के वह अपने घर पर चले गए और कैसे उन्मुक्त होकर, बहुत खुश होकर के, जैसे छोटे छोटे बछड़े दौड़ते हैं, कुलेलें करते हैं,
और वैसे ही वो अभी अपनी पूँछ उठा करके कुलेल करते हुए भागते हुए अपने घर पर चले गए। और फिर उनका जो मालिक था झूरी, वह आया और बहुत प्यार से उनके ऊपर हाथ फेरने लगा। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम के लिए आता हूँ। जब उसने बताया कि ये तुम्हारे बैल कैसे हैं, मैं इनको मवेशी खाने से, जानवरों के काजी हाउस से नीलाम के लिए हुए आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? तो झूरी को गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि चुपचाप से चले जाओ और मेरे बैलों को बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। और बोलने लगे कि जाऊंगा और थाने में तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। इससे अच्छा तुम चले जाओ। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल चिल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग वह तमाशा देखते थे और हंसते थे। ऐसे जो है उसने उस दड़ियल को भगाया वहाँ से। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं वे मारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब बैल यह बता रहे हैं कि हमारी जान को कोई भी जान नहीं समझता है, क्योंकि हम बहुत सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता और सब पूरे गांव में जो है खुशी का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और मालकिन भी उन्हें बहुत प्यार करती थी और दोनों ने उनके माथे चूम लिए और दोनों बैल अपने घर पर पहुंच गए। दोनों बैल बहुत सीधे साधे थे और हमें इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह समझाया है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा संघर्ष करना चाहिए, भले वो आज़ादी के लिए हो या किसी और लड़ाई के लिए। ठीक बच्चों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि इसके माध्यम से आपको सारी वीडियोज़ मिलते रहे। धन्यवाद। टेक केयर।